आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वाई कैन नॉट टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज प्रोड्यूसेस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। मीन्स अगर हम दो इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लें तो उनसे हमें सस्टेन्ड या परमानेंट इंटरफेरेंस क्यों नहीं मिलता है। ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है, डिड्यूस विद द हेल्प ऑफ यंग्स अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न एंड एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज ब्रिथ। हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट का यूज करके फ्रिंज ब्रिथ के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, बट एक अगेन हम एक्सप्लेन कर देंगे। The ratio of the width of the two slits in Young's double slit experiment is 4:1. Evaluate the ratio of the intensities of at maximum and minimum in the interference pattern. Means आपको स्लिट विड्थ का रेशियो दिया गया है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम की इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। आइए देखें कैसे करते हैं। आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें हम। टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज do not produce sustained interference. As phase difference between the waves emitting from such sources is not constant and abruptly changes, so interference pattern changes. Means अगर दो मोनोक्रोमेटिक इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो उनसे इमिट होने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता, वो एब्रप्टली चेंज होता है, इरेगुलरली चेंज होता है, रैंडम मैनर में चेंज होता है। इसलिए इंटरफेरेंस पैटर्न भी रैंडम मैनर में चेंज होगा और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न परमानेंट नहीं मिलेगा। ओके, तो टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज से एमिट होने वाली वेव के बीच में फेज डिफरेंस रैंडमली चेंज होता है, इसलिए हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं ऑब्टेन होता है। ओके, थर्ड का बी पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। वहाँ से आप फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन वाई डी एक्स इस एक्सपेरिमेंट से डिराइव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लेट D1 एंड D2 आर द विड्थ ऑफ द स्लिट। हमने मान लिया कि स्लिट की विड्थ कितनी है, D1 D2 है, तो D1 अपॉन D2 इक्वल टू W अपॉन 4:1 आपको गिवन है। हमें पर पता है I प्रोपोर्शनल जो है वो D होता है, तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा D1 अपॉन D2, तो I1 अपॉन R2 D1 अपॉन D2 4:1 है, तो I1 रेशियो I2 हो जाएगा 4:1। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स emanating from two coherent sources have displacement represented by y1 equal to a cos omega t and y2 equal to a cos omega t plus phi। मीन्स दो डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं, so that the resultant intensity at a point due to their superposition is given by I equal to 4 I naught cos square phi by 2 and I naught proportional a square। मीन्स आपके दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं, उनसे निकलने वाली जो वेव है उनके डिस्प्लेसमेंट ये दिए गए हैं, y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t, y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस phi। हमें ये शो करना है कि इनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो आपकी I इक्वल टू 4 I naught cos स्क्वायर phi by 2 होगी, जहाँ I naught प्रोपोर्शनल a स्क्वायर है। हेंस ऑब्टेन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन फाइंड आउट करना। आइए देखें कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2, y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस phi। a कॉमन ले लेंगे तो cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस phi। cos a प्लस b होता है, cos a प्लस b होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a प्लस b होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो यहाँ से हो जाएगा cos ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t इंटू cos phi माइनस sin ओमेगा t इंटू sin phi। a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t इंटू cos phi माइनस a sin ओमेगा t इंटू sin phi।
ये हो जाएगा ए cos ओमेगा टी कॉमन ले लें इसमें और उसमें, तो हो जाएगा 1 प्लस cos फाई माइनस ए साइन ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ए 1 प्लस cos फाई को हम ए cos थीटा ले लें, ए साइन फाई को हम ए साइन थीटा ले लें, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए 1 प्लस cos फाई का होल स्क्वायर प्लस ए साइन फाई होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ से ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर फाई हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को एक साथ ले लेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे प्लस 2a स्क्वायर साइन 2a स्क्वायर cos फाई हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये चीज 1 हो जाएगी 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाई। अब इसके आगे देखिए हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके आगे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसके आगे ये हो जाएगा इसके आगे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसके आगे देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमारा ये था, ये तो 4:1 आ गया, अब यहाँ से पहले हमने y इक्वल टू y1 प्लस y2 कर दिया, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 हमने सॉल्व किया तो ये आया। अब आगे उसके देखिए क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस cos फाई प्लस ये आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर आपका cos फाई, ये आप आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस cos फाई, और हमें पता है कि cos फाई का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1, तो हम यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2 आ जाएगा। ये तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। हमें पता है कि इंटेंसिटी I प्रोपोर्शनल होती है a स्क्वायर, इफ हम ये मान लें कि I नॉट प्रोपोर्शनल a स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा I इक्वल टू ये 4a स्क्वायर हो जाएगा 4i आपका आ जाएगा cos स्क्वायर फाई बाई 2, ये आ जाएगा, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन चाहिए, तो हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos स्क्वायर फाई बाई 2 ये प्लस माइनस 1 होना चाहिए, यह cos फाई बाई 2 जो है ये cos स्क्वायर आपका हमें पता है कि cos स्क्वायर 2n फाई अगर हम ले लें, क्या ले लें cos स्क्वायर अगर हम 2n फाई ले लें, तो उस केस में हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर हम इसको cos स्क्वायर 2n फाई ले लें तो हमारा ये प्लस माइनस, तो ये आपका हमारा ये प्लस माइनस 1 होना चाहिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर n फाई, यहाँ से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n फाई, क्या 2n फाई। अब n की वैल्यू हम रख दें, n की वैल्यू 0 1 2 3, तो फाई हमारा कितना आ जाएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट डॉट 8 पाई, ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा। और डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा x, तो ये आपका है 2n पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा x, तो हमारा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा डेल्टा x आ जाएगा क्या n लैम्डा, क्या आ जाएगा n लैम्डा।
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए, पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए। फेज डिफरेंस आपका 2n पाई होना चाहिए, पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा होना चाहिए, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यह मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगी। इस केस में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ओके, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखें। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारी cos फाई की वैल्यू cos फाई बाई 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि cos फाई बाई 2 की वैल्यू, अब 0 हमें पता है कि cos कितने की वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती है, cos फाई बाई 2 की वैल्यू होती है। तो इस केस में हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 2n + 1 इंटू फाई बाई 2। तो यहाँ से हमारा फाई क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए 2n + 1 इंटू फाई, ये हो जाना चाहिए 2n + 1 इंटू फाई। अब n की वैल्यू 0 1 2 3 ले लें, तो फाई हमारा आ जाएगा पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ये आ जाएगा। और हमारा डेल्टा पाथ डिफरेंस डेल्टा x आ जाएगा 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये हमारा आ जाएगा पाथ डिफरेंस, ये आ जाएगा फेज डिफरेंस। तो अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू इतनी हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पाथ डिफरेंस की वैल्यू इतनी हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फेज डिफरेंस इतना हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इतना पाथ डिफरेंस हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ओके, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।